जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर नंबर 2 नहीं है, पीडीएफ में हम सुधार कर देंगे, जिसका नाम है ऊष्मा। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप लोग वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है ताप। ताप का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु कितना ठंडा या कितना गर्म है, मतलब किसी वस्तु की जो ठंडक या गर्मी होती है उसकी जो मात्रा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं। अब अगला है तापमापी। क्या होता है तापमापी, जिसे हम लोग थर्मोमीटर बोलते हैं। मतलब एक ऐसी मशीन या ऐसी युक्ति जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु का क्या होता है, तापमान मेजर करता है कि वो उसका तापमान क्या है। तो तापमान मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तापमापी बोलते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जैसे तापमापी थर्मामीटर कई प्रकार के होता है। सबसे पहला हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर। तो जिस तापमापी से हम शरीर का तापमान को मापते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर बोलते हैं। अब डॉक्टरी थर्मामीटर पे दो पैमाने होते हैं, एक होता है सेल्सियस और एक होता है फ़ारेनहाइट। जैसे आप लोग सुनते हैं ना 104 डिग्री बुखार है, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात होती है, सेल्सियस की बात नहीं होती है। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो अगर फ़ारेनहाइट में तो करेंगे तो 98.6 होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब जैसे बोलते हैं ना 104, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में ना 100 डिग्री पे पानी उबल जाता है, तो 100 डिग्री पे सोच लीजिए ह्यूमन बॉडी का क्या होगा। तो जो 100 डिग्री या 102 डिग्री बुखार बोलते हैं ना, वो क्या होता है, फ़ारेनहाइट में बताया जाता है, सेल्सियस में नहीं बताया जाता। ये चीज़ ध्यान रखना है। पॉइंट है सेल्सियस स्केल पे जो इसका परिसर जो रेंज होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, ये कितने से कितने बीच के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। तो जो इसका रेंज कितना है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक, तो इतने टेम्परेचर तो मेजर कर सकता है। अगर 42 डिग्री सेल्सियस किसी को बुखार हो गया तो उतने में इंसान निपट जाएगा, बचेगा नहीं, ये चीज ध्यान रखना है। तो सेल्सियस जो स्केल होता है उसका रेंज क्या होता है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। और जो फ़ारेनहाइट स्केल का रेंज होता है वो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ये चीज ध्यान रखना है। अब नोट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, या इसमें अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का तापमान मापने के लिए बनाया गया। ध्यान रखेंगे, डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है ह्यूमन बॉडी के सिर्फ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही बनाया गया। अब अगला पॉइंट है प्रयोगशाला तापमापी। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है, जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, तो उसके लिए हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वस्तु का या किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके हम लोग प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। तो मानव शरीर के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की न्यूनतम एवं अधिकतम ताप का प्रयोग ताप को प्रयोगशाला तापमापी द्वारा मापते, चीज ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है प्रयोगशाला जो तापमापी होता है उसका जो रेंज होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये चीज ध्यान रखना, 10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। प्रयोगशाला तापमापी के पाठ्यांक लेते समय इसका बल्ब चारों ओर एक पदार्थ से घिरा होता है जिसका तापमान लेना होता है। ये चीज पॉइंट ध्यान रखना आप लोग को। अगला पॉइंट है मौसम की रिपोर्ट में अधिकतम न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। अब अगला पॉइंट है ऊष्मा का स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफर ऑफ या ट्रांसमिशन ऑफ ऊर्जा, मतलब हीट बोल सकते हैं। हीट कैसे ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा चालन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, पदार्थ या कणों के भौतिक संपर्क के जरिए ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे मान लीजिए जब मम्मी खाना बनाती है तो तावे में क्या होता है, आग तो नीचे बीच में लगा होता है, लेकिन उसके बाद भी देखिए पूरा तावा गर्म हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई रॉड है, कोई लोहे का रॉड, अगर हम लोग इधर गर्म करेंगे तो देखेंगे ये धीमे 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 हीट यहाँ तक ट्रांसफर हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है, मतलब इसके संपर्क में जो कण है, ये जो कण है इसके हीट, जैसे इसको हीट मिला, ये बगल वाले को दे देगा, बगल वाले को, बगल वाले को। ठीक है, मतलब इसमें जो भौतिक कण होते हैं, मतलब जो माध्यम के जो कण होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो हीट को अपने बगल वाले को ट्रांसफर कर देते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चालन बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। अब ये कंडक्शन होता किस में, जितने भी धातुएं होते हैं, मतलब धातु मेटल्स जो होते हैं, मेटल में किस कैसे ऊर्जा का क्या या ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, चालन विधि के द्वारा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना आप लोग को। ठीक है, तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग रॉड को गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हीट बढ़ चुका, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ चुका, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो हीट किधर ट्रांसफर होगा, हीट का जो फ्लो का डायरेक्शन होता है हमेशा हायर टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर अधिक है वहाँ पे जहाँ पे कम टेम्परेचर उधर की तरफ क्या होता है, शिफ्ट होता है, ट्रांसफर होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के द्वारा स्थानांतरित होता है, मतलब जितने भी ठोस होते हैं, मेटल्स होते हैं, धातुएं होते हैं, उसमें मतलब कैसे ट्रांसफर होता है हीट, इसी के द्वारा, चालन विधि के द्वारा। अगला पॉइंट है सुचालक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो वे पदार्थ जिसके द्वारा ऊष्मा आसानी से स्थानांतरित हो सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं। जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जितने भी धातुएं होते हैं। ठीक है, अब कुचालक किसको बोलते हैं, जिसे हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। तो वे पदार्थ जिनके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे पॉइंट। अब अगला पॉइंट है संवहन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। ये चीज ध्यान रखना, ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ में अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है।
ठोसों में संवहन संभव नहीं है। तो मतलब जो ठोस होता है उसमें संवहन नहीं, जो जितने भी तरल पदार्थ होते हैं इसी में संवहन देखने को मिलता है, किंतु तरल पदार्थों में संवहन उष्मा के अंतरण की एक मुख्य विधि है। तो इसे ध्यान रखना है, जो संवहन होता है ये तरल पदार्थों किसमें होता है, तरल पदार्थों। अब एग्जाम्पल जैसे जल देख सकते हैं और वायु देख सकते हैं। जल में जो हीट का ट्रांसफर होता है कैसे होता है, संवहन। जैसे मान लीजिए हीट को जब गर्म किया जाता है तो ये हीट जो पानी जो गर्म होगा, ठीक है, तो मान लीजिए इसके नीचे हम लोग आग लगा दिए, तो ये पानी जो गर्म होगा, गर्म होकर ऊपर जाएगा, ऊपर होकर जो ठंडा पानी हो फिर से नीचे आ जाएगा, इसको नीचे भेजेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, यही प्रोसेस चलता रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं, मतलब कन्वेक्शन बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना आप लोग को। अब वायु में संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, मतलब वायु में कैसा होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे समुद्री समीर, और हम लोग एक थल समीर, दो समीर के बारे में पढ़ते हैं। समीर मतलब होता है हवा, पवन होता है, ठीक है। तो समुद्री समीर क्या होता है, समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली जो हवा होती है उसे हम लोग समुद्री समीर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा थल हो गया, पृथ्वी हो गया, और यहाँ पे समुद्र हो गया, तो समुद्र से जो हवाएं पृथ्वी की तरफ चलेंगी, थल की तरफ चलेंगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्री समीर बोलते हैं। यह एक अपतटीय वायु प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पे तट पे होता है तो अपतटीय वायु प्रणाली है। समुद्री समीर संवहन धाराओं के रूप में बहती है। अब समुद्री समीर क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषता है, इसको हम लोग देखते हैं आगे। समुद्र समीर दिन के समय चलती है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा समुद्री समीर चलता कब है, तो दिन के समय चलता है, ये चीज ध्यान रखना है। समुद्री जो समीर होता है समुद्र तटीय क्षेत्रों में चलती है। तो जहाँ पे समुद्र, अगर समुद्री समीर की बात हो, जहाँ पे समुद्र रहेगा वहीं पे चलेगा, जहाँ पे उसके तट पे ही चलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। समुद्री समीर जो समुद्र समीर होता है केवल दिन में चलता है, ये सिर्फ दिन में चलता है, हम लोग यहाँ पे ऊपर देख चुके हैं। क्योंकि दिन के समय में समुद्र पर ज्यादा और जमीन पर कम दबाव होता है। तो ये कम दबाव का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए दिन के समय में, जैसे आप लोग पानी का पढ़ेंगे, हीट ऑफ इंथैल्पी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या होता है, पानी ना तो जल्दी ठंडा होगा ना तो जल्दी गर्म होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पे समुद्र, ये समुद्र होगा, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी तो हमारा ठोस है, तो पृथ्वी जल्दी से गर्म हो जाएगा, जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। दिन के समय पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा मतलब यहाँ की जो हवाएं हैं गर्म हो जाएंगी। अब ये हवाएं गर्म होकर कहाँ उठ जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी। अब गर्म होकर ऊपर, लेकिन जो समुद्र का जो यहाँ पे जो हवा है, ये इसका टेम्परेचर कम है, क्योंकि ये ठंडा, अभी ठंडा ही उतना तेजी से गर्म नहीं होगा। तो जब ये हवाएं ऊपर चली गई तो इन हवाओं को भरने के लिए इधर वाली जो हवाएं होंगी पृथ्वी की तरफ चलेंगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्री समीर बोलते हैं। यहाँ पे दबाव क्या हो गया, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दबाव कम हो जाएगा, दबाव कम हो जाएगा तो हवाएं ऊपर चली जाएंगी, और इन हवाओं को भरने के लिए समुद्र की तरफ से हवाएं पृथ्वी की तरफ चलती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्री समीर बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, समुद्र समीर बनने की वजह से गर्मियों में सूर्य की गर्मी से जमीन तेजी से गर्म हो जाती है। जमीन गर्म होने से उसकी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इस जगह को भरने के लिए समुद्र से ठंडी हवा चलती है। तो ध्यान रखना है, मतलब यही जो कॉन्सेप्ट बताया कि पृथ्वी का जो यहाँ पे हवा होगा ये ऊपर उठ जाएगा गर्म हवाएं होकर, और इसको ठंडा हवा जो इधर से चलने वाली है इसको आके भरने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्री समीर बोलते हैं। अब अगला पॉइंट है थल समीर। तो जो समुद्री समीर है उसका उल्टा होगा, वो दिन में होता था, ये रात में होगा। रात में प्रक्रम बिल्कुल विपरीत हो जाती है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, यह स्थल समीर कहलाता है। इसे ध्यान रखना, मतलब जो थल समीर है, स्थल का क्या, समुद्री समीर है क्या है, उल्टा है, विपरीत है। अगला पॉइंट है विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। विकिरण किसे बोलते हैं, जिसे हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिएशन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। तो ये रेडिएशन होता है क्या, विकिरण, एक ऐसा तंत्र जो विद्युत चुंबकीय तरंगों या फोटोन के रूप में ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरित करता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकिरण। जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया, सूर्य से जो उसका ऊर्जा है पृथ्वी पे कैसे आता है, विकिरण के द्वारा आता है। इसमें माध्यम के कण या पार्टिकल पार्टिसिपेट नहीं करते, ये चीज ध्यान रखना। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा जिस विधि द्वारा पहुंचती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकिरण विधि बोलते हैं। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब माध्यम रहे या ना। जैसे मान लीजिए अभी ठंडी का मौसम है, कौड़ा आप लोग ताकते हैं, यहाँ पे आग जल रही होती है, हम लोग यहाँ बैठ के सेंकते हैं। तो इसमें चाहे यहाँ बीच में हवा रहे या ना रहे, फिर भी हमें इसका हीट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसकी जो ऊष्मा होगी हमें क्या होगी, मिलेगी। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विकिरण या फिर रेडिएशन बोलते हैं। अब देखिए पॉइंट इसका देखते हैं। हीटर के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, हीटर के द्वारा भी ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण द्वारा होता है। गर्म बर्तन का ठंडा होना विकिरण प्रक्रिया का ही उदाहरण है। अगला पॉइंट है, हमारा शरीर विकिरण के द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता तथा उससे ऊष्मा को ग्रहण करता है। अगला पॉइंट है, गर्मी के मौसम में हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि हल्का रंग ऊष्मीय विकिरण को अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। इसलिए गर्मी के मौसम में कहा जाता है हल्के रंग के कपड़े पहनना, क्योंकि जो ऊष्मा आता है उसको क्या करता है, परावर्तित, रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे हमें गर्मी का एहसास थोड़ा सा कम होता है। और सर्दियों के मौसम में जस्ट इसका उल्टा होगा। सर्दियों के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनना चाहिए, ये अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि ऊन क्या होता है, ऊष्मारोधी होता है। इसके अतिरिक्त उनके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। और वायु क्या होता है, जो वायु होता है ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता, मतलब वायु से हीट ट्रांसफर नहीं होता, तो जो कि ऊष्मा का कुचालक है। अतः वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है। इसलिए हम लोग ठंडे में क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ एक क्लास कंप्लीट होता है। इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दिया करो यार, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कुछ तो रिवार्ड दिया करो। मतलब एक ही दो दोस्तों तक शेयर कर दिया करो, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारी वीडियो को लाइक किया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।